सक्सेस की 98 में आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफ साइंस से कुछ क्वेश्चंस। तो मैंने देखा था लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था, बहुत सारे बच्चों ने रिस्पांस अच्छा दिया है। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर अच्छा करो, नेक्स्ट वीडियो लेकर आओ। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है हमारा पिछले लास्ट वीडियो में, तो इसलिए हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं लाइफ साइंस से एक और क्विज 2। ठीक है, इसे क्विज 2 का नाम दिया है मैंने। और अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सक्सेस की 98 आपको बहुत ही ऊंचाई तक लेकर जाने वाला है आपके एग्जाम के लिए। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर किसी बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ हर आपको मटेरियल मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्विज देखते हैं हमारे साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? What are the plants that grow in the shade? मतलब छाया में पनपने वाले कौन कौन से, वैसे तो बहुत सारे पौधे हैं, पर उन पौधों को एक साइंटिफिक टर्म में कुछ नाम होता है उनका। आपके पास 10 सेकेंड है, आप अपना टाइम ले सकते हो। आप देखो, आप आंसर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए आप अपना आंसर करते रहो। ठीक है, चलो तो बताओ आप, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ठीक है, हिलोयोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स, इनमें से कोई नहीं। हिलोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है और आप देखो इनमें से कौन सा आंसर होगा, और जल्दी से जल्दी आंसर दो, 10 सेकंड होने वाले हैं आपके। चलिए ठीक है, हम इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि सियोकाइट्स। सियोकाइट्स जो पौधे होते हैं वो छाया में यानी कि शेड में भी अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग यानी जहां से हम सांस लेते हैं वो कौन सा ऐसा पार्ट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। ठीक है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। ठीक है, तो आप बताइए कि श्वसन अंग क्या है मानव के अंदर। आपके पास 10 सेकेंड है अभी भी, आप अपने आंसर लिखिए, कमेंट कीजिए हमें जल्दी से जल्दी, 10 सेकेंड है आपके पास। तो देखिए इसका आंसर है लंग्स, यानी कि फेफड़ा। बहुत बच्चों ने नाक सोचा होगा, पर नाक नहीं है, फेफड़ा हमारे श्वास ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जहां से हम जितनी भी सांस लेने की प्रक्रिया है वो वहां से होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ चुका है रेलवे के एग्जाम में और एसएससी में भी पूछ चुका है जनरल साइंस के क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? सांस लेने की बीमारी से संबंधित है, कौन सा ऐसा इसमें बीमारी है? देखो, डायरिया है, टीबी है, निमोनिया है, या बी और सी दोनों, यानी कि टीबी और निमोनिया। ऑप्शन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट में सभी ऑप्शन सही होंगे, स्टार्टिंग के सारे ऑप्शन सही होंगे और लास्ट में दे देंगे सभी। तो आपको वहां पे मल्टीपल आंसर आपको पता होना चाहिए, तो प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जो अभी अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बच्चे, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे बहुत जल्द। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी, यानी कि टीबी और निमोनिया जो होता है, ये दोनों डिजीज जो होते हैं, यानी कि ये दोनों डिजीज जो होते हैं वो कौन कारक है किसके? श्वसन तंत्र के बीमारियों के होने के। ठीक है, मतलब सांस की बीमारी जितनी हो सकती है, या तो उनको टीबी होगी या तो निमोनिया हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्च रक्तचाप। देखिए कल भी हमारा एक क्वेश्चन था बीपी से, ब्लड प्रेशर से। ठीक है, आज भी एक क्वेश्चन दिया है हमने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल साइंस से बहुत आने वाले क्वेश्चन है ये सब, इसे आप याद रखिएगा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर? आपके ऑप्शन है
पक्षाघात, हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप अपने 10 सेकेंड ले सकते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। देखिए आपके आंसर है सी, यानी कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज द राइट आंसर। व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर? हाई ब्लड प्रेशर होने का सबसे मेन अवस्था क्या होती है, सबसे मतलब मुख्य अवस्था क्या हो सकती है? तो वो है हाइपरटेंशन। लोगों को अगर हाइपरटेंशन होगी तो वो ब्लड प्रेशर के शिकार जरूर जल्दी बन जाएंगे। तो नेक्स्ट, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ। देखिए ये जीव विज्ञान से क्वेश्चन है, पर एनिमल से है ये क्वेश्चन। तो एनिमल और ह्यूमन दोनों लमसम बहुत ही सेम सिमिलरिटी के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनके जो डिजीज होते हैं वो सेम लमसम होते हैं, और बहुत सारे जो कारक होते हैं इनके, इनसे और इनको बीमारी होने की और इनसे इनको बीमारी होने की, तो बहुत सिमिलरिटी होती है इनके बीच में। ठीक है, तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना होइएगा क्वेश्चंस देखकर। आप अगर आपको आंसर सही नहीं पता भी होगा तो आप अटेम्प्ट कीजिएगा, पर गलत नहीं अटेम्प्ट कीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत अटेम्प्ट कीजिएगा, पर सिमिलरिटी देख लीजिएगा कि अगर सिमिलरिटी है क्वेश्चंस में जो कि एनिमल साइंस से और ह्यूमन साइंस से मिलता हो। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन है एनिमल साइंस से, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? व्हाट इज द ऑयली सब्सटेंसेस इन फिशेस? ठीक है, तो आपके पास अभी भी 10 सेकेंड है, टेक योर टाइम और बताइए मुझे इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए, जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया या अमोनिया? ठीक है, इसे देखो, जिन बच्चों को हिंदी नहीं समझ में आ रही है वो इंग्लिश में क्वेश्चन देख लें, और जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही हो तो हमारे हिंदी के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑयली सब्सटेंस इन फिश? तो अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया या अमोनिया? चलिए देखते हैं आंसर इसका। हम इसका आंसर है अमोनिया इज द राइट आंसर। अमोनिया है जो उत्सर्जी पदार्थ है जो मछलियों में पाया जाता है। ठीक है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा या कौन सा प्रोसेस है जो जिसके थ्रू ये जल बाहर निकालता है? ठीक है, पौधों में अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। Which water is the consumed by the excess water than required? ठीक है, ऑप्शन है आपके 4, एब्जॉर्प्शन, वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोरोस्कोपी भी बोलते हैं उसको, इमिशन या लाइट सिंथेसिस। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो चलिए 10 सेकेंड है आपके पास अभी भी, आप अपना आंसर देखिए, जल्दी से बताइए। चलिए 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 जल्दी 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 आंसर बताइए जी। ये देखिए, ये है आंसर बी आपका। ठीक है, आंसर बी इज योर राइट आंसर, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के थ्रू हम पौधों में पानी की जो जल की प्रक्रिया है वो बाहर निकलती है वाष्पोत्सर्जन से। तो ये आंसर आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ऑप्शन है आपके पत्ती, हरी तलवक, स्टोमाटा, जड़। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन है आपके, और जिन बच्चों को हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, वो उन बच्चों को इंग्लिश में भी है क्वेश्चन यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है। तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा और आंसर सही दीजिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके लीफ, जेमस्टिक, स्टोमेटा और रूट। ठीक है, आपके ऑप्शन है
पत्ती, हरितलवक, स्टोमेटा और जड़। आपके आंसर हमें 10 सेकंड में मिल जाने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, यानी कि पत्ती। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक होते हैं प्लांट्स में, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। जो लीफ होते हैं, ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं हर किसी पौधे के लिए। ठीक है, हर किसी पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ठीक है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए, यानी कि डू यू लिव इन द प्लांट्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, डू यू लिव इन द प्लांट्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या कहलाता है? जड़, रंध्र, टहली, तना, या रूट, स्टोमेटल, ट्विग या स्टीम। द ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। आप देखिए आंसर क्या है। जड़, रंध्र, टहनी या तना, रूट, स्टोमेटल, ट्विग, स्टीम। व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर आंसर? ध्यान दीजिएगा। पौधे में गैसों के आदान प्रदान करने के लिए क्या होते हैं? गैस, अगर पौधे आपस में आदान प्रदान करें तो वो किसके थ्रू करते हैं? तो देखिए आंसर है आपका बी, यानी कि रंध्र। स्टोमेटल होता है वो ऐसा पार्ट जिसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे से जो गैसेस होते हैं वो पास आउट करते हैं। ठीक है, इमिट करते हैं या फिर बाहर निकालते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फेफड़े का, ये आ गया ह्यूमन साइंस से अब क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया ह्यूमन साइंस से। फेफड़े का आकार होता है फेफड़े का आकार कैसा होता है? ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ लंग्स। ठीक है, तो आप बताइए, आपके पास 10 सेकेंड है, आप ट्राई करते रहिए। और जो बच्चे हमसे अभी जुड़ रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन उनको जल्दी से जल्दी मिल जाए और हमारी क्लास जो है आपको बता दिए जाएंगे कि कब से कब के बीच में आएगा। लाइफ साइंस का क्लास है, ये करना, ये जो यूनिट है लाइफ साइंस का ये करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके 20 नंबर के होते ही होते हैं। और आप इन सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिएगा। 10 सेकेंड अभी भी आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेफड़े का आकार क्या होता है, कैसा होता है, सॉरी, व्हाट इज द साइज ऑफ लंग। ठीक है, चलिए आंसर है आपका सी, यानी कि शंक्वाकार, यानी कि कॉनिकल। ठीक है, कॉनिकल जैसा इसका शेप होता है, यानी कि ऐसा। ठीक है, ये होता है कॉनिकल शेप। ठीक है, इसी शेप में हमारा फेफड़ा भी होता है। ठीक है, आप फिगर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जो फिगर होता है ना, ये ऐसा होता है और ऐसा होता है, यानी जस्ट लाइक कॉनिकल होता है, नॉट एग्जैक्टली कॉनिकल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? What type of reaction is food digestion? चलिए, उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। चलिए, ठीक है, सबसेक्शन, कॉम्बिनेशन, उपचयन या डिस्प्लेसमेंट। आपके ऑप्शन है क्वेश्चन के व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज फूड डाइजेशन। ठीक है, सबसेक्शन, कॉम्बिनेशन, उपचयन और डिस्प्लेसमेंट। आपकी आंसर है, चलिए देखते हैं, ये है उपचयन, यानी कि सबसेक्शन इज योर राइट आंसर। सबसेक्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है जनरल साइंस का तो है ही, ठीक है, और ये जीके से भी रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपका जीके में भी, जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में भी आ सकता है, इसलिए इसका आंसर आप बहुत सही से दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। हार्मोन शब्द का नामांकन किसने किया था? रॉबर्ट, अरस्तु, बेलिस या स्टार्लिंग ब्राउन पोर्टर। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, हु हैज नेम्ड द वर्ड हार्मोन? रॉबर्ट, अरिस्टो,
बेलिश, स्टेरलिंग और ब्राउन पोर्टर, व्हाट इज योर आंसर? चलिए चलिए चलिए, 10 सेकेंड आपके खत्म होने वाले हैं। ये देखिए आपका आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, बेलिस एंड स्टार्लिंग इज योर राइट आंसर। जिन्होंने हार्मोन जो वर्ड है इसका इसका जो नामांकन किया था वो इनने किया था, स्टार्लिंग और बेलिस ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम, हु गिव द रूल ऑफ सेपरेशन। ठीक है, चलिए ये भी जीके से क्वेश्चन आ गया है एक आपके पास। 10 सेकेंड है, मिक्सचर है यहाँ पे क्वेश्चन। लाइफ साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चंस को, और हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाकर लाने वाले हैं लाइफ साइंस के ऊपर। आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। अगर इतने क्वेश्चन जितने हमारे पीपीटी में है, हमारे वीडियोज में है, अगर आप इन सबको क्लियर कर लेंगे तो आपका लाइफ साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये हम लोगों का एक प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हु गिव द रूल ऑफ सेपरेशन? तो आंसर है आपका सी, यानी कि मेंडल। ठीक है, मेंडल ने दिया है इसका, इस हु गिव द रूल, इनका रूल दिया है मेंडल ने। ठीक है, सेपरेशन पृथक्करण होता है। पृथक्करण एक प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल टर्म है ये सेपरेशन। ठीक है, ये आप सेपरेशन वो मत समझ लीजिएगा, ये इंग्लिश वाला सेपरेशन नहीं समझ लीजिएगा। ये पृथक्करण एक बायोलॉजिकल टर्म है हमारे जनरल साइंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जीव विज्ञान शब्द, यानी जो हम पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान की जो वीडियो देख रहे हैं, ये जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए आज तो हम लोग कर रहे हैं इसका उपयोग, पर जीव विज्ञान का शब्द जो है, ये जो वर्ड है, इसका सर्वप्रथम किसने किया था प्रयोग? Who first used the term biology? ठीक है, चलिए 10 सेकंड नहीं, आपको 15 सेकंड देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। आप जल्दी बताइए इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है। चलिए चलिए देखते हैं, हु फर्स्ट यूज द टर्म बायोलॉजी? लैंडमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, वॉलमॉल ने, पुरकिंजे ने या अरस्तु ने? तो आपके आंसर है ए, लैंडमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ठीक है, ये आंसर है आपका ऑप्शन ए, तो इसे नोट आउट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक, ठीक है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, वो कौन है? ठीक है, चलिए ऑप्शन है फिर आपके पास लैमार्क, डार्विन, अरस्तु और ट्रिवेरेनस। ठीक है, देखिए दो क्वेश्चन है यहाँ पे, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो पहला क्वेश्चन था, इससे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, और जीव विज्ञान के जनक यानी कि उसके फादर कह सकते हैं आप, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? चलिए आंसर आपको मैं बताता हूं इसका आंसर है सी, यानी कि अरस्तु। अरस्तु जो थे, उन्होंने इसका खोज किया था, जिसका जीव विज्ञान का। ठीक है, पर उसको सबसे पहले, देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है, इससे पहले वाला, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इस वर्ड का सबसे प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेविनिस ने, पर इसका जो आंसर है वो अरस्तु है, क्योंकि इसके जनक थे वो। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? तो अरस्तु, नाम याद रखिएगा, ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटेनिकल साइंस। ठीक है, अभी तक तो हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे थे, जीव विज्ञान में ही एक टॉपिक होता है वनस्पति विज्ञान, जो कि पौधों से यानी कि प्लांट से रिलेटेड होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अब वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं वो? चलिए आपके ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, डार्विन, पुरकिंजे या अरस्तु। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी बताइए, आपके पास 10 सेकेंड भी है आपके। चलिए ठीक है, नोन एज द फादर ऑफ बोटेनिकल साइंस। ठीक है, तो वो थे थियोफ्रेस्टस, डार्विन, पुरकिंजे और अरस्तु। ठीक है, नाम आपके सामने है सारे, ऑप्शन भी है, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से।
चलिए हम आंसर देते हैं आपको। आंसर है ए, यानी कि थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इज योर राइट आंसर। तो इसे नोट आउट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोटेनिकल साइंस से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉटनी यानी कि बोटेनिकल से निकला है बॉटनी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से की गई है? ये देखिए शब्द की भाषा ही आखिर पूछ दिया क्वेश्चन ने कि ये वर्ड कहाँ से उठाया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बायोलॉजिकल साइंस में आपको बायोलॉजिकल साइंस में बहुत अलग अलग कंट्री से जो डॉक्टर्स हुए हैं या फिर साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने ये वर्ड दिया है। पर यहाँ पे सब क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द यानी कि द वर्ड बॉटनी इज डिवाइडेड फ्रॉम विच वर्ड? तो आपके ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या पुर्तगाली। ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या पुर्तगालीज। ठीक है, तो आपके आंसर हमें चाहिए सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। चलिए जल्दी बताइए, कम ऑन। और हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब करते रहें। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको इनकी जरूरत है इस वीडियो की, ऐसे वीडियो की जो पढ़ाई करना चाहते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शेयर करना तो बनता है बॉस, एक शेयर तो बनता है। चलिए इसका आंसर मैं अब आपको बताता हूं। इसका आंसर है ए, ग्रीक। ग्रीक जो है बॉटनी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन ही लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ये मैं ऐसा नहीं कि मैं खुद से इसे निकाल कर कहीं से ला रहा हूँ, ये आपके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन रहते हैं पर आप इसे ध्यान नहीं देते। पर यहाँ से जुड़िए, यहाँ हम आपके सामने इसे बोल बोल कर याद करा देंगे। तो देखिए ग्रीक जो शब्द है वो बॉटनी के लिए उपलब्ध हुआ है। ठीक है, यानी कि बॉटनी जो है शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ग्रीक से, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये भी एक तरह का टर्म है हमारे बायोलॉजिकल साइंस से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक यानी कि फंगस, शैवाल यानी कि एल्गी, विषाणु यानी कि वायरस, या इन सभी के लिए। तो आपके आंसर हमें बस 10 सेकंड के अंदर मिलने चाहिए, उसके बाद तो हम आंसर देंगे ही देंगे। ठीक है, तो चलिए आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये जीव विज्ञान का पार्ट 2 है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक जीव विज्ञान का पार्ट 1 नहीं देखा है हमारा, वो प्लीज देख लें, लास्ट वीडियो है, अपडेटेड है। ठीक है, तो उसे आप देख लें जल्दी से और फिर इसका भी आंसर साथ साथ करते रहें। ठीक है, लाइक करते रहें वीडियो को और शेयर तो जरूर करें। ठीक है, शेयर करना बनता है। ठीक है, शेयर जरूर करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि एल्गी, शैवाल। शैवाल के लिए फाइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं किसका? तो शैवाल के लिए। ठीक है, आपके आंसर है ALGAE, एल्गी यानी कि शैवाल। ठीक है, चलिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण यानी कि बात हो रही है यहाँ की इन्वायरमेंट की। ठीक है, अब इन्वायरमेंट के बारे में जो भी तथ्य निकल के आते हैं या फिर उनका डिस्कशन होता है वो किस जीव विज्ञान की किस शाखा में होता है? ठीक है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट डन। ठीक है, चलिए आपके सामने ऑप्शन है वर्गिक, अनुवंशिकी, कार्यक्री या परिस्थितिका। ठीक है, क्लासिक, जेनेटिक, फंक्शन या इकोलॉजी। आपके ऑप्शन है, आपके पास 10 सेकेंड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, अपने 7th से लेके 10th स्टैंडर्ड तक तो पढ़ाई होगा बायोलॉजी में। चलिए आपके सामने है, पर्यावरण के अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? द स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट इज डन अंडर विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। आपके ऑप्शन है क्लासिक, जेनेटिक्स, फंक्शन या इकोलॉजी। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड खत्म हो गए हैं आपके। मैं इसका आंसर देता हूं अब। दिस इज द आंसर ऑफ डी, इकोलॉजी यानी कि परिस्थितिका। ठीक है, ये इसके अंतर्गत हम अपने इकोलॉजी के अंतर्गत अपने सारे स्टडी करते हैं।
किसके बारे में? इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन है आपका डी, यानी कि इकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेंड्रोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? अब इसे आप डेंड्रो मतलब यानी डेंड्रफ मत समझ लीजिएगा। ठीक है, डेंड्रोली का मतलब होता है डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? विच इज डेंड्रोलॉजी इज रिलेटेड विच फॉर्म? तो इट्स फ्रॉम स्टडी ऑफ प्लांट्स, फ्रॉम द स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्रॉम स्टडी ऑफ श्रब, या फ्रॉम स्टडी ऑफ ट्रीज, पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, या वृक्षों के अध्ययन से। चलिए बताइए, आपके ऑप्शन आपके सामने है, 10 सेकेंड है आपके पास। आंसर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। देखिए, हम आपके सामने 20 क्वेश्चन हर दिन लेकर आएंगे और 20 में से आप कितने सही कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर यहाँ 20 में से अगर आप 15 भी नंबर लेकर आते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिट होगा कि 15 नंबर लेकर आ रहे हो, यानी कि क्वेश्चन 20 तो रहेंगे ही रहेंगे एग्जाम में। अब वो कौन 20 क्वेश्चन होंगे, पर वो जितने भी 20 क्वेश्चन होंगे इससे अलग नहीं होंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा सही आंसर दें हम अपने आंसर को। चलिए ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन सी, यानी कि झाड़ियों के अध्ययन के लिए, द स्टडी ऑफ श्रब, यानी कि झाड़ियों के अध्ययन के लिए हम जहाँ पढ़ते हैं डेंड्रोलॉजी वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, डेंड्रोलॉजी संबंध करता है झाड़ियों के अध्ययन में। ठीक है, झाड़ियों के अध्ययन से रिलेट करता है कौन? डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब बताइए, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये पुष्प यानी कि फूल। ठीक है, फ्लावर्स। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स? तो आपके ऑप्शन है एग्रेस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं। एग्रेस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी। जल्दी बताइए, है आपके पास फिर से 10 सेकेंड। आपकी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। 20 में से एटलीस्ट 15 तो सही होने चाहिए। अब 20 में से 20 जो करके आ रहा है वो तो हीरो है। ठीक है, पर आप प्लीज 15 कीजिए। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 15 से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके जो आंसर जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा उस समय अगर आप नहीं पढ़े रहोगे। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, सक्सेस की 98 नाम है इसका। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, चलिए आप अपने आंसर पे कंसंट्रेट करें। ठीक है, तो चलिए आपका आंसर अब मैं देता हूं इस क्वेश्चन का। पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं हम एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी कहते हैं पुष्पों के अध्ययन को, यानी कि फूल का जो भी स्टडी होता है वो एंथोलॉजी के अंडर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट खत्म हो चुका है, 20 क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिए हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक बनता है। ठीक है, लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ, लाइक करते रहिए, सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।